national agendas. To helping community dialogue, community adoption, and finally community action. In a way, you go regional and also you go big. That's what makes a real leader. So you have it in you, bring it out. CNBC TV 18 and HUL present Lime Season 3. The only challenge that gives you real business case studies on a national level. Get ready to meet the next generation of leaders. Coming soon. Presented by Hindustan Unilever Limited. Supported by Forbes. मुसीबतें बता के नहीं आती। संजू? संजू? ये मैक्समॉक लाइफ के लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स लाइफ में रहे हमेशा तैयार। स्वागत है आपका एक बार फिर बनारस की इस खास चर्चा में और हमारे साथ यहाँ पर तमाम एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं। जैसे कि वर्मा साहब भी बता रहे थे कि चाइना का एक बड़ा थ्रेट है जिसको सामना करने के लिए सरकार की ओर से पहल भी की गई है। हिमांग, आपकी राय जानना चाहेंगे कि क्या इन कदमों से फर्क पड़ रहा है या चाइनीज सिल्क जो है या चाइना की फैब्रिक जो है वो एक बड़ा थ्रेट है यहाँ के वीवर्स के लिए? देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो चाइनीज यान और चाइनीज फैब्रिक। चाइनीज फैब्रिक हमारे लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, बिकॉज अल्टीमेटली हमारी हैंडलूम या पावरलूम जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए चाइना से आता हुआ फैब्रिक एक थ्रेट है, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी बिल्कुल अलग हैं। लेकिन चाइनीज़ यान वो आज की डेट में हमारी ज़रूरत बन चुका है। लेट्स फेस इट, आज ये दुनिया एक ग्लोबल विलेज हो चुकी है और चाइनीज़ यान काफ़ी कुछ हमारे लिए ज़रूरत बन चुका है। सो उसके बिना हमारे ना तो हैंडलूम्स ना तो पावरलूम्स आज की डेट में शायद उतनी तरह से नहीं सर्वाइव कर सकते। कुछ समय पहले तक गवर्नमेंट की जो स्ट्रैटेजी थी इसके लिए वो बहुत ही अजीब सी थी, जहाँ पे वो सिल्क जो यान आता है उसके ऊपर बहुत हैवी ड्यूटी उन्होंने लगाई हुई थी और फैब्रिक के ऊपर ड्यूटीज़ बहुत कम थी। कुछ समय पहले ये चेंज हुआ है, जो कि थोड़ा लेट हुआ है, लेकिन एटलीस्ट अच्छी बात ये हुआ है। ये बहुत अच्छी बात जो मुझे नजर आई, प्रदीप, मैं सबसे यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी। जब मैं बनारसी साड़ी खरीदने के लिए इरादे से गई, हालांकि मैंने खरीदा नहीं, मैंने देखा कि बनारसी साड़ी को मॉडर्न अंदाज में पेश किया जा रहा है। तो एक वो जो हमारे मन में रहती है भारी भरकम साड़ियां होती है, उससे बहुत हटकर मैंने कुछ हल्की साड़ी भी देखी। और जगदीश जी, मुझे आप बताइए, बनारसी का रंग रूप भी, बनारसी साड़ियों का रंग रूप बदल रहा है, उसे आप लोग नए अंदाज में नए पैकेट में पेश कर रहे हैं एकदम। बनारसी साड़ी को हम लोगों ने ब्रांडिंग की वलकलम के नाम से, जो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गई, और उसके अंतर्गत हम लोगों ने सब बनारस का रूप पलट दिया, डिजाइनिंग की चेंज कर दी, उसके अंदर फिगर लाए, ये जो नहीं था बनारस के अंदर, मिक्स फैब्रिक को मिक्स किया, जिसमें कस्टमर के वार्डरोब में नई चीज वैरायटी जाए जी, यानी बनारसी साड़ी का बिल्कुल नया अंदाज। और उसके बाद बनारसी साड़ी ऊपर उठती गई। आज जो सेल आप देख रहे हैं बनारस के अंदर, ये चेंज की वजह से है। आज बनारस की फैब्रिक कहीं कोई भी डिजाइनर है वर्ल्ड का, हमारा बिना फैब्रिक यूज किए वो अपना डिजाइन पूरी कर ही नहीं पाता। हाँ। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि केवल साड़ी के तौर पे नहीं बल्कि उस फैब्रिक का इस्तेमाल नए और मॉडर्न ड्रेसेस में किया जा रहा है। मॉडर्न ड्रेसेस में किया जा रहा है, और इतनी डिमांड है कि आज बनारस के पास काम की कमी नहीं है। जी, और जो इन्होंने कहा मॉडर्न फैब्रिक में, मैं बताना चाहूंगी, मैंने देखे बनारसी के कपड़ों के कुशन कवर, बेडशीट पर्दों में इस्तेमाल हो रहा है, कुर्ते बन रहे हैं और शर्ट्स बन रहे हैं। तो बिल्कुल बनारसी साड़ी बदल रही है, बनारस बदल रहा है, तो यहाँ की ठीक चीजें भी अब बदलती ही जा रही हैं। लेकिन कुछ ठीक चीजें बरकरार है, उनका बरकरार रहना भी जरूरी है। जैसे कि बनारस के ठीक करीब भदोई में बनते हैं हैंडमेड कारपेट्स, और कारपेट इंडस्ट्री बहुत ही अच्छा एक्सपोर्ट का बिजनेस करती है। करीब 3000 करोड़ का इनका कुल एक्सपोर्ट होता है। आइए हम ले चलते हैं आपको भदोई, जहां मैं गई थी कारपेट इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों से बात करने के लिए। हमें डॉलर बेल्ट कहे जाने वाले यूपी के इस छोटे से कस्बे भदोई में इसे डॉलर बेल्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बनने वाले हैंडमेड कारपेट्स दुनिया भर में एक्सपोर्ट होते हैं और बहुत सारा डॉलर का कारोबार इस इलाके तक लेकर आते हैं। हम हैं कारपेट एक्सपोर्टर्स के बीच, इनके बिजनेस को समझने के लिए, इनकी उलझनों को देखने के लिए और साथ में ये भी जानने के लिए कि इनके कारोबार में कौन सी ऐसी खास बात है जो बना सकती है भदोही को आगे जाकर एक बहुत ही दमदार शहर। मेरे साथ है रवि पटोदिया, पटोदिया एक्सपोर्ट्स के मालिक है। रवि जी, इंटरनेशनल स्तर पर भदोही के कारपेट्स काफी जाने माने हैं, तो आपको क्या लगता है क्या खासियत है जो कारपेट्स आप लोग यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं उनमें? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे कारपेट्स में वैरायटी बहुत बड़ी है।
हर देश एक लिमिटेड रेंज के अंदर में काम करता है, लेकिन हमारी विशेषता या हमारी स्ट्रेंथ ये है कि हमारे यहाँ कम से कम 2500 कालीन निर्यातक हैं, जो हर इंडिविजुअल अपने आप में एक क्रिएटिव वर्क कर रहा है और सारे वर्ल्ड के अंदर में उनकी वैरायटी, उनकी क्वालिटी, उनके कलर्स, उनकी ब्यूटी, उनके स्टाइल का बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी। ओंकार नाथ मिश्रा है, प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर कारपेट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के। और मिश्रा जी, आपके इस कारपेट को अब GI मिल गया है यूएन की तरफ से, ये होता है एक ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। तो इस इंडिकेशन के बाद आप लोगों को क्या फायदा मिलता हुआ दिख रहा है? इस ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिलने के बाद हमारे कालीन को ब्रांड इमेज मिली है और पूरे विश्व में हम लोग हैंडमेड कारपेट ऑफ भदोही के नाम से एक टैग लगा के बेचते हैं और इससे हमारे कारपेट मार्केट वैल्यू बढ़ी है। मेरे साथ है VR शर्मा, MD OBT प्राइवेट लिमिटेड के बड़े निर्यातक हैं कारपेट्स के। शर्मा जी, आपसे समझना चाहूंगी, अभी तक 3000 करोड़ का करीब आप लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पर क्या इस सेक्टर में इतना दमखम है कि इससे ज्यादा का एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या ये आपकी पूरी कैपेसिटी है कि इतने का एक्सपोर्ट ही कर सकते हैं? नहीं, ये एक्सपोर्ट कारपेट्स का यहाँ से बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन हमारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं इंडस्ट्री की और उसके अंदर हमें गवर्नमेंट की सहायता चाहिए। वो इतनी बड़ी चीज़ें नहीं हैं। जो रॉ मटेरियल की प्राइसेस हैं वो 30, 35, 40% बढ़ गई हैं। वीविंग वेजेस जो हैं वो बहुत बड़ी तरीके से बढ़ गई हैं। हर एक कॉस्ट बढ़ गया है और जो हमें कुछ बेनिफिट्स थोड़े बहुत मिलते थे वो भी कम हो गए हैं। और एक एक्साइज ड्यूटी हम लोग के ऊपर अभी हाल में लगा दी गई है और एक सर्विस टैक्स है जो रिफंडेबल कहा जाता है, लेकिन हमें उसकी वजह से बहुत हैरेसमेंट होता है, परेशानियां, ऐसी किस्म की प्रॉब्लम्स हैं। और ये जो क्षेत्र है ये अनफॉर्चुनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत ही ख़राब है। और आप यहाँ पर हैं इस वक्त, आप देख सकते हैं कि हम लोग अगर जनरेटर्स या इन्वर्टर्स ना रखें तो कोई काम नहीं होता। 18 घंटे हमारे यहाँ बिजली अक्सर नहीं रहती है। इतनी ख़राब सड़कें हैं कि जहाँ आधा घंटा लगना चाहिए वहाँ 1.5 घंटा लगता है और बहुत इनकन्वीनियंस होती है। जी, विनय कुमार कपूर हैं, कपूर कारपेट्स के काफ़ी जानकार हैं, एक्सपोर्टर भी हैं। कपूर साहब, आपके मित्रों ने कई सारी बातें उठाई, आपको क्या लगता है इस सेक्टर को फिलहाल किस बात की, किस चीज़ की ज़रूरत है? क्योंकि मैं जब आ रही थी तो मैंने भदोही में एक बड़ा सा साइन भी देखा, भदोही SEZ सेज, तो इसे क्या SEZ का दर्जा भी मिल चुका है? इसके बाद भी आप लोगों को ज़रूरतें हैं, डिमांड्स हैं? नहीं, वो अभी तक शायद नहीं बन पाया क्योंकि उसमें बहुत प्रॉब्लम्स हैं। लैंड जो एक्वायर की है उसमें भी जो किसान हैं उनको मुआवजा नहीं मिला, उनके झगड़े हैं। लेकिन मैं एक दूसरी बात कहना चाहूँगा आपसे कि कारपेट इंडस्ट्री की जो मौलिक बात है कि ये जो इंडस्ट्री है ये कोई शेड्स में कारपेट नहीं बनाए जाते, ये गाँव में बनते हैं। और जो गांव वाले हैं वो अपने किसान जो वो खेती के काम करने के बाद वो खाली टाइम में वीविंग करते हैं। सबसे बड़ी गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है कि जो लेबर जो है गाँव से शहर की तरफ जा रही है, हम उसको पूरी तरह यहीं रोक लेते हैं। हमारे एरिया से लोग बाहर नहीं जाते। दूसरी बात जो आपने अभी पूछी कि हम एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं, हम 4 गुना बढ़ा सकते हैं। हमारे में एक प्रॉब्लम है हमारे यहाँ कि हमारे वीवर जो वोमेन वीवर हैं, जो औरतें बिनती हैं, वो नहीं बिनती, खाली आदमी बिनते हैं। अगर वो भी बिनने लगे तो एक्सपोर्ट 4 गुना कर सकते हैं। तो सेक्टर की दिक्कतें तो बहुत हैं, टैक्स से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के क्रेडिट पेमेंट को लेकर के बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन इन एक्सपोर्टर्स के बीच इसका सल्यूशन भी है। रवि पटौदिया जी के पास इस पूरे सिचुएशन का एक सल्यूशन है अपनी तरफ से, और मैं चाहूंगी रवि जी आप बताइए, आप क्या कह रहे थे, क्या किया जा सकता है इस सेक्टर के लिए? मेरा ये कहना है कि ये एक हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बेस्ट इंडस्ट्री ये है। एक छोटी सी इंडस्ट्री जो 3000 करोड़ का एक्सपोर्ट करती है, लेकिन 25 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट उनके डोर स्टेप पे देती है, विलेज के अंदर देती है। एंड आई कैन से कि वो प्रॉब्लम हमारी बहुत बड़ी नहीं है, उसके लिए बहुत बड़े बजट की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए एक नज़र की ज़रूरत है कि इंडस्ट्री की तरफ सरकार अपनी नज़र कर दे, केवल हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर सकती है। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से। तो यहाँ पर इंडस्ट्री का ये मानना है कि एक नजरिए की ज़रूरत है, एक सही दिशा की ज़रूरत है और उसके ज़रिए सारी चुनौतियों का, मुश्किलों का सामना दरअसल किया जा सकता है। वर्मा साहब, क्या वो डायरेक्शन यहाँ पर नज़र आता है वाराणसी के साड़ी और कारपेट दोनों ही इंडस्ट्रीज़ के लिए? देखिए, दोनों, चाहे कारपेट हो चाहे साड़ी हो, दोनों में इस समय जो है अच्छे वीवर जिसको कहते हैं, जो हुनरमंद वीवर, इसकी कमी होती जा रही है। जो
थोड़ा सा पढ़ लिख गया है वीवर का परिवार, वो मास्टर वीवर का काम तो करना चाहता है लेकिन सीधे बुनाई के काम नहीं करना चाहता है। तो आगे के दिनों में हमको हुनरमंद बुनकरों की कमी खलेगी। इसका सीधा असर हमारे कारपेट या सिल्क इंडस्ट्री पर भी पड़ेगा, क्योंकि जो भी हमारा ये कला है जो है ये वैरायटी में ही है। हमारे पास 1000 कलर की कालीन मिल जाएगी, 1000 कलर की साड़ियाँ मिल जाएंगी। इसके बुनाई के और रंगाई के बीवर हमारे कोई ट्रेडिशनल बीवर हैं जो घर में ही सीखते हैं और घर में काम करते हैं। तो इसका आगे असर पड़ेगा, लेकिन फिलहाल अभी साड़ी इंडस्ट्री की हालत तो बहुत अच्छी है। कारपेट इंडस्ट्री चूंकि सीधा स्पोर्ट से ज़्यादा जुड़ी हुई है और पूरे विश्व में, यानी कि वीवर्स की अगली पीढ़ी शायद यहाँ पर उस तरह से तैयार नहीं हो रही। तो अगली पीढ़ी के जो कारोबारी हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो कैसे इसको फेस करेंगे, क्या करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, ये जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रस्तुत करता है विनायक, चेंजिंग द स्काईलाइन।